गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई किताब जो काफ़ी प्रचलित है, शिवखड़ा साहब की ये बुक है जिसका नाम है जीत आपकी का ऑडियो वर्जन सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला अध्याय का पहला टाइटल है नजरिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाएं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम्स जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपने जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। आवर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट्स टू सक्सेस। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों, फैक्ट्स और आंकड़ों, फिगर्स की जानकारी की वजह से केवल 15% मौकों पर ही मिलती है। ताजुब की बात है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मत की सारी रकम इन्हीं चीजों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। जीत आपके नाम की ये किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नजरिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। ये जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अपना नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र, स्टूडेंट अच्छे नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारे क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नजरिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद ये सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? हीरो से भरा खेत, एकर्स ऑफ डायमंड। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वो अपने जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वो संतुष्ट था। वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। वो रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वो हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वो इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वे एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ।
नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने पर रखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत से में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख 6 सीख मिलती है। पहला, जब हमारा नज़रिया सही होता है, तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँवों तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला-बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। चौथा, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। पाँचवाँ, मौका जब आता है, तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है, तो उसके पीछे भागते हैं। छठा, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर यह ठीक पहले वाले मौके जैसे नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। डेविड और गोलियत। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं देखा कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, ये हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी, पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर निराशावादी, नेगेटिव सोच के आदमी के लिए ये रास्ते का रोड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। संस्थाओं के लिए नज़रिए का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपने सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश इन्वेस्ट करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशनों के आला अफसरों, एग्जीक्यूटिव से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था वे अपने लोगों का नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजर्बा बताता है किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मत से सबसे ज्यादा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। टीक्यूपी, सारी खूबियों वाले लोग। टीओपी, टीक्यूपी, टोटल क्वालिटी पीपल। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियाद सही ना हो, और वो सही बुनियाद है टीक्यूपी। वो टीक्यूपी क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। मुझे गलत ना समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की ज़रूरत है, लेकिन वे सभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी
और वो नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों, कस्टमर सर्विस प्रोग्राम्स में हिस्सेदारी करने वालों को प्लीज या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है। इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं और अगर मुस्कान सच्ची न हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाते हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक फिलोसफर ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस को तनख्वाहों या काम करने वालों के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता है, उन्हें भावना, नजरिए और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उसका मतलब है कि उन्हें वो काम करने का तरीका मालूम नहीं है या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते हैं तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है। लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नजरिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है या वो नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। वे मानते हैं कि उन्हें वो काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,349 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन जमीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया, संपूर्णतावादी नजरिया, ए होलिस्टिक अप्रोच। मैं संपूर्णतावादी होलिस्टिक नजरिए में यकीन रखता हूँ। हम केवल हाथ, पांव, आंख, कान, दिल और दिमाग नहीं बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी आता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। प- घर की परेशानियां, फैमिली प्रॉब्लम्स हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियां, वर्क प्रॉब्लम्स हमारी पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। निजी पैसे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नजरिए को तय करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस योर एटीट्यूड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, हम नजरिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नजरिया किन चीजों से बनता है? अगर माहौल की वजह से जिंदगी के बारे में आपका नजरिया नकारात्मक, नेगेटिव हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारे जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। ये सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों, टेंडेंसीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नजरिया बनता है उसे खास तौर पर वे लोग, चीजें, फैक्टर्स तय करती हैं। पहला माहौल, एनवायरनमेंट, दूसरा तजर्बा, एक्सपीरियंस, तीसरा शिक्षा, एजुकेशन। इन्हें हम नजरिए के 3S कह सकते हैं। अब इन तीनों पर नजर डालते हैं। पहला माहौल, इन्वायरमेंट। माहौल में ये चीजें शामिल होती हैं। पहला घर, अच्छा या बुरा, होम, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस। स्कूल, साथियों का दबाव, स्कूल पीयर प्रेशर। काम, मददगार या जरूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाला सुपरवाइजर। वर्क, सपोर्टिव और ओवल क्रिटिकल सुपरवाइजर। मीडिया, टेलीविजन, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में। मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, मूवीज। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कल्चरल बैकग्राउंड। धार्मिक पृष्ठभूमि, रिलीजियस बैकग्राउंड। परंपराएं और मान्यताएं, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स। सामाजिक माहौल, सोशल एनवायरनमेंट। राजनीतिक माहौल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहां के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुशमिजाज से भरा पाते हैं।
फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर काम करने वालों को रूखा और बदतमीज़ पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ-बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों का ख़्याल रखने वाला पाते हैं। जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते-बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारें और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल होता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति घट जाती है। तहजीब, कल्चर कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ कानून का ना होना ही कानून बन जाता हो, वह ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकाल कर इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसा असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वो दूसरों पर कैसे असर डालता है। दूसरा, तजर्बा, एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले तजर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नजरिया अच्छा होता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारे जिंदगी के संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन, गाइडलाइंस की भूमिका निभाते हैं। तीसरा, शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा एजुकेशन शिक्षा औपचारिक, फॉर्मल और अनौपचारिक, इनफॉर्मल दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल, इटर्निटी तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीने का हर तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों को कैसे पहचाने? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विथ ए पॉजिटिव एटीट्यूड? जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक, नेगेटिव ना होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सकारात्मक, पॉजिटिव है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की खासियत, शख्सियत, पर्सनालिटी में कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। वे लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊँची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले बारहमासी फल जैसा होता है। उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे, द बेनिफिट्स ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज को उतनी ही आसानी से अनदेखी भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नजरिया आपके लिए फायदेमंद, शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती हैं, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज्यादा मिलता है, मालिक, कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। नकारात्मक नजरिए के नतीजे, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए नेगेटिव एटीट्यूड। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नजरिया वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफी मुश्किल होता है। नकारात्मक नजरिया की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ाता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नजरिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नजरिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? When we become aware of our negative attitude,
वाई डू नॉट वी चेंज। इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफदेह लगता है, बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों, नेगेटिविटी के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आजाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वो अपनी इस नई आजादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वो आजादी और खुले दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरी और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसे ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहां उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है तो हमारी जिंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नजरिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय में मैं सकारात्मक नजरिया विकसित करने के तरीके के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर कार्य योजना, एक्शन प्लान, सपने तो दर्जनों है, डॉट डॉट डॉट, पर अहमियत इस बात की है कि उन्हें अमल में कैसे लाया जाए। इसे कहा है थियोडोर रूजवेल्ट ने। पहला, अपने 2 समस्याएं लिखिए, उसके बाद उनमें से हर समस्या से हासिल हो सकने वाले कम से कम एक अच्छे नतीजे के बारे में लिखिए। चेतावनी, अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोगों की समस्याओं में अवसर देख पाने की आदत नहीं है। 4 ब्लॉक है, जिसमें एक ब्लॉक में समस्या, दूसरे में संभावित लाभ, दूसरे में फिर एक ब्लॉक में समस्या, तीसरे में संभावित लाभ। दूसरा, इस तरीके को भविष्य में आने वाली समस्याओं पर भी आजमाएं। यहाँ पर चैप्टर 1 क्लोज होता है। चैप्टर नंबर 2 का टाइटल है सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नजरिया होता है, क्योंकि हमारी सफलता या असफलता उसी से तय होती है। इसे कहा है नॉर्मल विंसेंट पिल ने। हम बचपन में जो भी नजरिया अपनाते हैं वो उम्र भर हमारे साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि बचपन में हमारे लिए सकारात्मक नजरिया बनाना बेहद आसान होता है। अगर पैदाइशी मिजाज और बचपन के तजर्बे के मेल से आपका नजरिया सकारात्मक बन गया है तो हम वाकई खुशकिस्मत हैं। लेकिन जानबूझकर या हालात की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन गया तो क्या हम उससे चिपके रहेंगे? कतई नहीं। क्या इससे बदला जा सकता है? हाँ। क्या ऐसा करना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या यह करने लायक है? यकीनन। हम सकारात्मक नजरिया कैसे बना और बरकरार रख सकते हैं? इसके लिए हमको सकारात्मक नजरिया बनाने के उसूलों से वाकिफ होना होगा। सकारात्मक नजरिया कायम रखने की इच्छा पैदा करनी होगी और उन्हीं उसूलों को अमल में लाने के लिए अनुशासित, डिसिप्लिन तथा निष्ठा, डेडिकेटेड होना होगा। हमें जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजर्बा मिला हो, पर बड़े होने के बाद हमारे नजरिए के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद हम। हमें अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। कुछ लोग किसी गलती के लिए खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोषी ठहराते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हर सुबह हम अपना नजरिया खुद चुनें। नकारात्मक नजरिए वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए अक्सर माँ बाप, शिक्षक, जीवन साथी, बॉस, सितारों, तकदीर, आर्थिक स्थितियों और सरकार यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। हमको अपने बीते दिनों से आज़ाद होना होगा। हमें अपने शख्सियत पर जमी धूल को झाड़कर मुख्य धारा में शामिल होना होगा। हमें अपने सपनों की एक मुकम्मल तस्वीर बनाकर आगे बढ़ना होगा। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई से जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचने से हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। नजरिया बदलने के 8 लाभ। 8 स्टेप टू एटीट्यूड चेंज। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो इसको सावधानी पूर्वक से कदम उठाने पड़ेंगे। पहला कदम, अपनी सोच और बदले की अच्छाई खोजें। अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। स्टेप 1, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें अच्छी चीज़ों का खोजी बनना पड़ेगा। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना होगा। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय
उसके अच्छे पहलू पर गौर करना शुरू करें। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपने ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके होते हैं, और इसीलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। सोने की तलाश में, लुक फॉर द गोल्ड। एंड्रयू कार्नेगी अपने बचपन के दिनों में ही स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे-मोटे कामों से शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपया उस जमाने में बहुत होते थे, लेकिन सन 1920 के आसपास तो उनकी बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। हमको 1 तोला औंस सोना खोद निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर आता है। एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। हो सकता है किसी इंसान या किसी हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर ना दिखाई दे रही हो। ऐसे हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोना तलाशना। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढेंगे तो हमको ढेरों कमियां दिखाई देंगी, लेकिन हमें किस चीज की तलाश है, सोने की या मिट्टी की? कमियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां निकाल देंगे। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। सम पीपल विल ऑलवेज लुक फॉर द नेगेटिव। नकारात्मक नजरिए वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं। नेगेटिव पीपल विल ऑलवेज क्रिटिसाइज। कुछ लोग हर चीज में नुक्स निकालते हैं। कोई काम भले ही बहुत अच्छी तरह किया गया हो, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुक्स निकालने को ही अपना पेशा बना लिया है। वे पेशेवर आलोचक, कैरियर क्रिटिक्स हैं। वे इसी तरह नुक्ताचीनी करते हैं जैसे कि उन्हें इसके लिए किसी प्रतियोगिता में इनाम मिलने वाला हो। वे हर एक इंसान में और हर एक हालात में कोई ना कोई नुक्स ढूंढ ही निकालेंगे। हमें ऐसे लोग हर दफ्तर और हर परिवार में मिल जाएंगे। वे चारों ओर कमियां ढूंढते और ये बताते फिरते हैं कि चीजें कितनी बुरी हैं। वे अपनी समस्याओं के लिए पूरी दुनिया को दोषी मानते हैं। ये लोग दूसरों को जोश पर पानी फेर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक नाम है, ये लोग ताकत को चूसने वाले एनर्जी सकर्स कहलाते हैं। ऐसे लोग कैफेटेरिया में जाकर 20 कप चाय पिएंगे, सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचेंगे, और ये सब करने का उनके पास केवल एक बहाना रहता है कि वे अपने तनाव को दूर कर रहे हैं। हकीकत यह है, ऐसा करके वे खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव और बढ़ा देते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं जिसके नतीजे बुरे या गलत हों। रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट का आविष्कार किया। हडसन नदी के किनारे उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। उसे देखने के लिए जमा हुई भीड़ में कुछ निराशावादी और शक्की मिजाज के लोग भी शामिल थे। उन लोगों ने मजाकिया लहजे में बोला कि वो बोट कभी चालू नहीं होगी। जब बोट चालू होकर नदी में आगे बढ़ने लगी तो जिन लोगों ने कहा था कि वो कभी चालू नहीं होगी, वही लोग फौरन चिल्लाने लगे कि बोट अब कभी नहीं रुकेगी। क्या ये अभी क्या नजरिया है? एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वो कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वो कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वो अपने दोस्तों को एक काबिल गौर चीज दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। उसके बाद उस आदमी ने कुत्ते को उन चिड़ियों को लाने का हुक्म दिया। कुत्ता चिड़ियों को लाने के लिए दौड़ पड़ा। उस आदमी को उम्मीद थी कि उसका दोस्त कुत्ते के बारे में कुछ कहेगा या उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसका दोस्त कुछ नहीं बोला। घर लौटते समय उसने अपना दोस्त से पूछा कि क्या उसने कुत्ते में कोई खास बात देखी। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसमें एक खास बात देखी, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों की ये लक्षण है। जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती तो वे नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे ये सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर महसूस करना होगा। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर बीतता है। हमेशा बत्ती बुझाकर देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वे जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। वो सुन लेने पर कि किसी और की जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों की मौत होती है, वे बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वे इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते कि कल वे बीमार पड़ सकते हैं। वे बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं।
उन्हें चांद में केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वे मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा करने के लिए चमकता है। वे सहूलियतों को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। चेतावनी: अच्छे पहलू पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। आशावादी बनिए, बी एन ऑप्टिमिस्ट। कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखे लाइनों में यह बात बहुत अच्छी तरह बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपने आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करें। अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज के केवल उजले पहलू को देखें, केवल अच्छे से अच्छे बातें सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करें। अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डालें। स्टेप 2, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। ये चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वो गुजर गया, कुछ न कर हार कर। जेम्स अल्बरी। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टालमटोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने के से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाले टालमटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है, जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं, तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। जब मैं बड़ा हो जाऊं, वेन आई बिकम ए बिग बॉय। ये वैसी ही बात है जैसा कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फला काम करूंगा जिससे मुझे खुशियां मिलेंगी। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो कहता है, मैं खुशियां पाने के लिए फला काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वो कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो वो कहता है उसे खुशियां पहले नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वो कहता है उसे खुशियां शादी हो जाने पर मिलेंगी। शादी हो जाने पर वो कहता है उसे खुशियां तब मिलेंगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वो कहता है उसे खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेंगी। और रिटायर होने के बाद वो क्या देखता है? यह देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही पूरी जिंदगी गुजर गई। कुछ लोग अपने टालमटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं मैं बारीकी से सोच रहा हूं, और 6 महीने के बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे ये नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा, पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते। टालमटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूं। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी, एक्सक्यूसिटिक्स की बीमारी है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। वर्तमान में जिए, लिव इन द प्रेजेंट। जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन फिलॉसफी में विश्वास करते हो, और हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतना कीमती चीजें लगी होती हैं कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है इसी दौर में है और यही है। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही जरूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं? अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो टालमटोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखें। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं ये कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो ये काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं, उसे कभी भी कल पर ना टालें। कहा है इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मुझे यकीन है
कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टालमटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं मैं ये काम किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगें, पर ऐसा कभी नहीं होता। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। ये दुखद स्थिति है। टालमटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? तीसरा कदम, एहसान मानने का नजरिया बनाएं। स्टेप 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने के बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें। अपने इर्द गिर्द के फूलों की खुशबू सूंघने के वक्त निकालें। आप कई बार सुनते होंगे कोई आदमी दुर्घटना की वजह से अंधा या अपाहिज हो गया, लेकिन उसे हर जाने के तौर पर लाखों रुपए मिल गए। हम में से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे? ऐसा चाहने वाला शायद ही कोई होगा। हम शिकायतें करने के इतने आदी हो गए हैं कि उन चीज़ों की ओर हमारा नजर ही नहीं जाता जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं जब कहता हूं कि अपनी दिक्कतों के बजाय सहूलियतों पर गौर करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आत्मसंतुष्ट कंप्लेसेंट हो जाना चाहिए। एहसानमंद होने की नजरिया का मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं है। यदि मेरी बातों से आपको असंतुष्ट हो जाने का संदेश मिला है, तो मैं अपनी बात को ना समझा पाने के लिए दोषी हूँ, और आप दोषी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए। लोग किसी बात का मनचाहा मतलब कैसे निकालते हैं, ये बताने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर को शराबियों के एक समूह को संबोधित करने के लिए मेहमान वक्ता गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया। वह उनके सामने कोई ऐसा नमूना पेश करना चाहता था जिससे उन्हें यह एहसास हो कि शराब सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। उसने दो कांच के बर्तन लिए, एक तरफ साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने साफ पानी में एक केचुआ डाला। ये आसानी से तैरता हुआ पानी के ऊपर आ गया। फिर उसने एक केचुआ शराब में डाला और वह सबकी आंखों के आगे टुकड़े टुकड़े हो गया। वो ये साबित करना चाहता था कि शराब शरीर के अंदर शराब का ऐसा ही असर होता है। नमूना पेश करने के बाद उसने शराबियों से के समूह से पूछा कि उन्हें इससे क्या सीख मिली। उसका सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब अल्कोहल पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। किसी बात का मनचाहा मतलब ऐसे ही निकाला जाता है। हम ये नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हमें मिली बहुत सारी नियामतें ब्लेसिंग्स छिपे हुए खजाने की तरह हैं। हमें अपनी दिक्कतों के बारे में नहीं, बल्कि अपने नियामतों के बारे में सोचना चाहिए। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। स्टेप 4, गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। आइए पहले हम अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करें। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूँ, क्या हम स्कूल कॉलेज में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं? इस बात पर आमतौर पर सहमति है कि वहाँ शिक्षा कुछ ही लोग हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ ही हमें शिक्षा का सही मायने भी समझना चाहिए। बौद्धिक शिक्षा इंटेलेक्चुअल एजुकेशन हमारे दिमाग पर असर डालती है, जबकि नैतिक शिक्षा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे मन को प्रभावित करती है। यदि शिक्षा मन को ट्रेनिंग नहीं देती, तो वो खतरनाक हो सकती है। अगर हम अपने दफ्तर, घर और समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें एक स्तर तक नैतिक शिक्षा देनी होगी। ईमानदारी, दया, साहस, दृढ़ता और जिम्मेदारी जैसे बुनियादी गुण विकसित करने वाली शिक्षा बेहद जरूरी है। हमें ज़्यादा अच्छा शिक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि चरित्र बनाने वाले शिक्षा की है। नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी जिंदगी में उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी और तरक्की हासिल कर सकता है जिसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिली हो, पर जिसे के पास नैतिकता की पूंजी बिल्कुल ना हो। नैतिकता विहीन शिक्षा, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी से युवक बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं, क्योंकि हम युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाश है। इसे कहा स्टीवन मुलर, अध्यक्ष जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। असली शिक्षा आदमी के दिल और दिमाग दोनों को ट्रेनिंग देती है।
एक अनपढ़ चोर शायद मालगाड़ी के से सामान ही चुराएगा, पर पढ़ा लिखा चोर तो रेल की पूरी पटरी ही उड़ा ले जाएगा। हमें ग्रेड नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। तथ्यों को जानने से ज्ञान हासिल होता है और उनका सरलीकरण करने से समझदारी प्राप्त होती है। कोई आदमी अच्छा ग्रेड और ऊंची डिग्री हासिल करने के बावजूद अशिक्षित रह सकता है। ज़्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेड और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वो यह है कि सीखने के सही तरीके को सीखो। लर्न टू लर्न। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। बिना मूल्यों के दिमागी शिक्षा समाज के लिए आफत को पैदा करती है। ज्ञान शक्ति नहीं है, नॉलेज इज नॉट पावर। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन ये असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, और यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता है। दोनों में क्या फ़र्क है? ब्रेन फ्रैंकलिन के मुताबिक कोई खास फ़र्क नहीं है। सीखने और खाने में काफ़ी समानता है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, बल्कि ये होती है कि हमने कितना पचाया है। सच ये है कि ज्ञान में शक्ति छिपी होती है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। इसका मतलब केवल ग्रेड और डिग्री हासिल करना नहीं होता है। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है, तो अज्ञानी बन के देखो। इसे कहा है डेरेक बॉक। जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट। एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था, और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे उसके बारे में बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड नीचे उतार दिया। उसका जोश खत्म हो चुका था। जल्दी उसी दुकान पर आने वालों की तादाद घटने लगी और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त से पहले ही सचेत कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये नतीजे निकलते हैं। पहला, हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं। दूसरा, कई बार हम बुद्धिमत्ता को अच्छा फैसला मानने की गलती भी कर बैठते हैं। तीसरा, एक इंसान ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद गलत फैसला कर सकता है। चौथा, अपने सलाहकार सावधानी से चुनिए, लेकिन अमल अपने ही फैसले पर करिए। पांचवा, अगर किसी इंसान में आगे दिए हुए 5 खूबियां हों, तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना कामयाब हो सकता है। पहला, चरित्र, कैरेक्टर। दूसरा, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। तीसरा, दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन। चौथा, तहजीब, कॉस्टरी। पांचवा, साहस, कवरेज। पॉइंट नंबर 6, कई लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता विश्वकोश, एनसी एनसिक्लोपीडिया माना जा सकता है, पर दुख की बात है कि इसके बावजूद वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। समझदारी का मतलब किसी हुनर को तेजी से सीखना है। हुनर का योग्यता है, सक्षमता, क्षमता में योग्यता, और सीखे गए हुनर को अमल में लाने की इच्छा। ये दोनों बातें शामिल होती हैं। इच्छा वह नजरिया है जो किसी हुनरमंद इंसान को क्षमतावान बनाता है। बहुत से लोग हुनरमंद तो होते हैं, लेकिन सामर्थ्यवान नहीं होते, क्योंकि सही नजरिए के बिना काबिलियत व्यर्थ जाती है। यूनिवर्सिटी की पहले जिम्मेदारी ज्ञान देना और चरित्र निर्माण होता है, न कि व्यापारिक और तकनीकी शिक्षा देना। इसे कहा है विंस्टन चर्चिल ने। शिक्षित होने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बी एजुकेटेड? हमें शिक्षित किसे मानना चाहिए? होम देन डू आई कॉल एजुकेटेड?
पहले वे जो रोज़ाना आने वाले हालात का सामना सही ढंग से करते हैं और वे जो हालात से सामना होने पर सही निर्णय लेने और सही कदम उठाने में शायद ही कभी चूकते हों। दूसरे, वे जो दूसरों के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हैं, दूसरों के अप्रिय व्यवहार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगियों के साथ उतने भले होते हैं जितना कि एक इंसान हो सकता है। और आगे, वे जो अपने खूबियों खुशियों पर काबू रखते हैं और कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और कठिन परिस्थितियों का मुकाबला एक बहादुर इंसान की तरह करते हैं, जो इंसान फितरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, साथ ही बुद्धिमान और धीर गंभीर व्यक्ति की तरह दृढ़ता से जमीन पर पैर जमाए रखते हैं। तुक्के से मिली अच्छी चीजों पर खुश होने के बजाय जन्म से मिली काबिलियत और बुद्धि से प्राप्त कामयाबियों पर खुश होते हैं। खुश होने की ऐसी प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही होती है। जिन लोगों के चरित्र में इनमें से एक दो नहीं बल्कि सारे गुण हैं, जिन्होंने ये सभी बातें सीखी है, वे ही सर्वगुण संपन्न सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं, से कहा है सुकरात ने। थोड़े में कहे तो पढ़े लिखे वे लोग हैं जो किन्हीं भी हालात में साहस और अक्लमंदी से काम करना तय करते हैं। अगर कोई मूर्खता के बजाय समझदारी, बुराई के बजाय अच्छाई और असभ्यता के बजाय सद्गुण को चुनता है, तो ऐसे आदमी के पास स्कूली डिग्रियां ना होने के बावजूद उसे शिक्षित माना जाना चाहिए। बहुमुखी शिक्षा क्या है? व्हाट इज ए ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन? एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने का फैसला किया। छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक मछली, एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर ईल मछली शामिल थी। पाठ्यक्रम करिकुलम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना एवं बिल खोदना सिखाया जाएगा। हर जानवर को सभी तालीम हासिल करने की पाबंदी थी। चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी, उसने इस विषय में ए ग्रेड हासिल किया, लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी और असफल साबित होने लगी। इस नाकामयाबी का उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी उसे उड़ान भरने में भी सी ग्रेड मिलने लगा। पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वो फेल ही हो गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी, लेकिन वो तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, लेकिन वो पानी से बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषय में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं, उसने फीस भी जमा नहीं की और प्रबंधकों से इस बात को लेकर झगड़ता रहा कि पाठ्यक्रम करिकुलम में भौंकना भी शामिल किया जाए। खरगोश को बिल खोदने में ए ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो बार बार असफल होता रहा और एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसे ब्रेन डैमेज हो गया। वो बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और उसे इस विषय में भी सी ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार दिमागी तौर पर बीमार इल को, जिसने हर काम को आधे अधूरे ढंग से किया था, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। कोई खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उनमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित योग्यता और क्षमता भी बरकरार रहे। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। वी आर ऑल गिफ्टेड विद सम स्ट्रेंथ। हर हर्मिंग बर्ड, गुंजन करने वाली एक छोटी सी चिड़िया का वजन 1 तोला औंस के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल एक सेकंड में 75 बार फड़फड़ा सकती है। अपने इस खूबी की वजह से हर्मिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वो हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने या छलांग लगान मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। अज्ञानता, इग्नोरेंस, अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा न होना। इसे कहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर इसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, ये तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है
तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, पेटिनेस, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अहंकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दूनी होती जा रही है। सूचनाओं की इतनी सरलता से उपलब्ध होने का कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ज़रूरी चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़ सिखाई जाती है। हमें लिखना, पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की, इंसान को दूसरों की इज़्ज़त करना और हमदर्दी से पेश आना ना सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहां अपनी प्यास मिटाने, कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुल्ला करने जाते हैं। व्यवहारिक समझ, कॉमन सेंस। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू, चख, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है। पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्रिय भी होती है, जिसे व्यवहारिक समझ कहते हैं। चीजों को उनको वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्यवाही को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छे से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दे जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वो अधिक मेहनत से और ज़्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वो ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी ये परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम है जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वो ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज़्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करनी होगी। अपने दिमाग को खुराक दीजिए। फीड योर माइंड। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक दें, तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। शिक्षा एक खजाना है। एजुकेशन इज ए रिजर्वायर। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास, प्रैक्टिस करके अपने अंदर ताकत, स्टेमिना का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे। इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक सुरक्षित भंडार जमा कर लेते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना वे हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे आंखों पर पट्टी बांधकर जिंदगी नहीं बिताते। वे जिंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती है, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर टिका होता है। 5वां कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्टेप 5, बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। स्वाभिमान क्या है? व्हाट इज सेल्फ स्टीम? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुनिया हमें ज़्यादा अच्छे लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। स्वाभिमान कैसे विकसित करें? हाउ डू वी बिल्ड पॉजिटिव सेल्फ स्टीम?
अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें, जो उसका बदला ना तो पैसे से, ना ही कुछ और देकर चुका सकते हैं। कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नज़रिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का एक कार्यक्रम चला रहा था। उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा, जितना कि मैं सालों में नहीं सीख सका था। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोककर कहा, "शिव, मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूँ।" मैंने उससे पूछा कि उसने नज़रिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वो कुछ देर सोचता रहा, उसके बाद उसने कहा कि वो अब अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है। मैंने कहा, "मेरे लिए इस अच्छा शब्द का कोई मायने नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में खास बदलाव क्या आया है?" दरअसल मेरा मानना है कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ना आए, तो ये नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में सीखा है। उस कैदी ने मुझसे कहा कि अब वो हर रोज़ बाइबल पढ़ता है। तब मैंने उससे पूछा, बाइबल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा है? उसने जवाब दिया, अब वो खुद को खुद अपने साथ और दूसरों के साथ बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैंने उससे कहा, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे? उसने मुझसे कहा कि वो समाज का एक ज़िम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने अपना सवाल दोहराया, तो उसने फिर वही जवाब दिया। फिर मैंने उससे एक बार फिर पूछा, जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे? ज़ाहिर-सी बात है, मैं किसी अलग जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार उसने गुस्से से भरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं समाज का एक ज़िम्मेदार सदस्य बनूँगा। तब मैंने उसे बताया कि उसके पहले के जवाब और इस बार के जवाब में एक शब्द का अंतर था। पहले उसने कहा था, मैं बनने की कोशिश करूँगा, और इस बार उसने कहा कि मैं बनूँगा। इन दोनों जवाबों में कोशिश शब्द का फ़र्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के लिए दरवाजा को खोला रखता। हमारी बातचीत सुन रहे एक दूसरे कैदी ने मुझसे पूछा, शिव, क्या तुम्हें ये सब करने के लिए क्या मिलते हैं? मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ जो भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है, वो पैसे से ज़्यादा कीमती है। तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो? मैंने कहा, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। इस तरह की आत्मसंतुष्टि लाभदायक होती है। संक्षेप में कहा जाए, तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं, हमको हमेशा उसका पुरस्कार रिवार्ड में मिलता है, और कई बार तो वो हमारे लगाए गए से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा, लोग जो करते हैं वो उनका निजी मामला है। अगर कोई नशीली दवाएँ लेता है, तो इससे तुम्हारा क्या लेना-देना है? तुम उन्हें उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालाँकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी ये बात मान लूँगा कि उससे मेरा कुछ लेना-देना नहीं है। लेकिन क्या तुम यह गारंटी दे सकते हो कि जब भी कोई नशीली दवाएँ खाकर कार चलाएगा, तो उसकी कार केवल पेड़ से टकराएगी? तुम इसकी गारंटी दो, तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अगर तुम ये गारंटी नहीं दे सकते कि उस कार से टकराकर तुम, मैं या हमारे बच्चे मौत के शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरा यकीन करो कि उस बात से मेरा संबंध है। मुझे इस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँ करूँ वही करूँगा। इस एक जुमले ने फ़ायदे से कहीं अधिक नुकसान किया है। लोग शब्दों की सच्ची भावना की अपेक्षा कर देते हैं और उसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया है, जिसका बुरा असर न केवल उन पर, बल्कि उनके आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग-अलग नहीं रहते हैं। हम जो करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है, और मैं जो करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें ये महसूस करना होगा कि इस धरती में हम सभी की साझेदारी है। हमें ज़िम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, देने वाले और लेने वाले। लेने वाला अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वालों में ऊँचे दर्जे के आत्मसम्मान की भावना होती है। उनका नज़रिया सकारात्मक होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब राजनीतिक बन बैठे उन घटिया दर्जे के पाखंडी नेताओं से नहीं है, जो दूसरों की सेवा करने का नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करते हैं। इंसान होने के नाते लेन-देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊँचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वो होता है, जिसे केवल लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था, तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने ये कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसा कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको ये सोचना चाहिए था, काश मेरे ऐसा कोई ऐसा भाई होता।
पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा, मैं सोचती हूँ काश वो भाई मैं होती। ये सोचने का कितना सकारात्मक नजरिया है। छठा कदम, नकारात्मक असर से बचे। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। आजकल के नौयुवक टीनेजर्स बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। यह नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक सोच वाले लोग, नेगेटिव पीपल। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद ये सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वो उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता। वो कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था क्योंकि मुर्गी भी ऐसे ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वो चील है। वो एक शानदार चिड़िया है लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वो मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता ना होने के कारण वो अपने विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वो जीतने के लिए पैदा हुआ था पर वो दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। जैसा कि ओलिवर वेंडल होम्स ने कहा है, हमारे जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे तो चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वाले के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है, जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने के बजाय अपनी जगह से हट जाइए। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए क्यों ना किया जाए। तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है और वे वही चाहते हैं क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखिए, किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वह कैसी सोहबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। धूम्रपान, नशीली दवाएं और अल्कोहल। स्मोकिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल्स। मेरे शराब ना पीने की वजह यह है, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। लेडी एस्टर। शराब पीने के बाद आदमी के दिल दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रह जाती और वह मनमानी हरकतें करने लगता है। सफर के दौरान मैंने देखा है कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त बिताने का जरिया बन गया है और अगर हम शराब नहीं पीते हैं तो वे हमें इस तरह देखते हैं जैसे हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उनका आदर्श मोटो यह है, अगर हमारी स्कॉच अच्छी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी अंग्रेजी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर उनसे पूछे कि आपकी नकद संपत्ति क्या है तो वे स्कॉच की 2 बोतलें दिखा देंगे। आज के दौर में शराब और सिगरेट पीना शान की बात माने जाने लगी है। इनकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है, पहले बार ही तो पी रहा हूँ। अगर हम लोगों से पूछे कि वे अल्कोहल, शराब या नशीली दवाएं क्यों लेते हैं तो वे हमको जश्न मनाने, मजा लेने, दिक्कतों को भुलाने, तनाव दूर करने, तजर्बा करने, दूसरों पर रोब डालने, शराब पीना बिंदास होने की निशानी है, खुद को फैशनेबल साबित करने, मेलजोल बढ़ाने और व्यापारिक मकसद जैसी कई वजह गिना देंगे। लोग खुद को साथियों की मांग के मुताबिक ढालना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि हम, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? बस एक जाम सफर के लिए, केवल एक जाम मेरी सेहत के लिए, जैसे जुमले की वजह से साथियों के दबाव में कैसे आ जाते हैं। सामाजिक दबाव की वजह से शराब पीने वालों के अंजाम को इस कविता में बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर ली है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने से जिंदगियां चली जाती हैं। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग आवर किड्स में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्टों का हवाला देते हुए लिखा है कि वहां अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक मामले अल्कोहल से जुड़े होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने 1989 में दुर्घटना तथ्य संस्करण एक्सीडेंट फैक्ट एडिशन के मुताबिक अमेरिका में अल्कोहल पीने की वजह से हर 60 सेकंड में एक दुर्घटना होती है। अश्लील साहित्य पोर्नोग्राफी। अश्लील साहित्य महिलाओं और बच्चों को इंसान के स्तर से गिराने का जरिया है। अश्लील साहित्य की वजह से महिलाओं को इंसानी नजरिए से नहीं देखा जाता, बच्चों का यौन शोषण होता है, शादियां टूटती हैं, यौन हिंसा बढ़ती है, नैतिक मूल्यों का मखौल उड़ता है, व्यक्ति, परिवार और समाज नष्ट होते हैं। अमेरिका में हर 46 सेकंड में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। बलात्कार करने वालों में से 86% लोगों ने स्वीकार किया है कि वे अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते रहते हैं। उनमें से 57% लोगों ने यह भी माना है कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य में बयान किए गए दृश्यों की नकल की थी। ये देखकर दुख होता है, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाते हैं कि अश्लील साहित्य की बिक्री को अपना पेशा बना लेते हैं। नकारात्मक फिल्में एवं टेलीविजन कार्यक्रम, नेगेटिव मूवीज एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। आजकल के बच्चों के नज़रिए और मूल्यों पर किसी और के बजाय फिल्मों और टेलीविज़न कार्यक्रमों का ज़्यादा असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटों के टेलीविज़न कार्यक्रम देख चुके होते हैं और उनकी आंखों के सामने से 5,000 हत्याओं के दृश्य और अल्कोहल से संबंधित 1 लाख विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। इन टेलीविज़न कार्यक्रमों और विज्ञापनों से संदेश मिलता है कि शराब पीना मौज मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और नशीली दवाओं का तो ज़माना है। अगर अपराध इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। टेलीविज़न धारावाहिक और कार्यक्रम तथा फिल्में शादी से पहले और शादी के बाद प्राय स्त्री पुरुषों के साथ कायम होने वाले शारीरिक संबंधों को बड़े लुभावने अंदाज में पेश करते हैं। इसलिए अगर रिश्तों में प्रतिबद्धता की कमी दिखाई है और तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो हमें इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कच्चे दिमाग वाले लोग मीडिया में देखी सुनी चीज़ों को ही अपने मानक, स्टैंडर्ड और मानदंड, बेंचमार्क बना लेते हैं। वैसे एक हद तक इन चीज़ों का असर हम सब पर होता है। गाली गलौज, प्रोफेनिटी। गाली गलौज के इस्तेमाल से यह लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वालों के पास शब्दों की कमी है, वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसमें आत्म अनुशासन की कमी है। रॉक संगीत, रॉक म्यूजिक। कुछ लोकप्रिय गीत अश्लील हैं। हम जो संगीत सुनते हैं या कला के जिन प्रदर्शनों को देखते हैं वो हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस मन पर असर डालता है। 7वां कदम, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। जो जरूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वो करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम को भी करने लगें। इसे कहा है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करेंगे या नापसंद पर भी हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो वो तकलीफदेह हो सकती है। लेकिन हम ऐसे जरूरी कामों को पसंद करना सीख ले तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। 8वां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे सकारात्मक काम से करें। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज़ पढ़ें या सुने। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है, जिसके जिसके बाद पूरा दिन अच्छा बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिश करनी होगी और पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज करें और इसे तब तक जारी रखें जब तक ये आदत ना बन जाए। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फ़ौरन करें। अगर आप अब तक बताए जा चुके 8 तरीकों पर अमल करें तो विजेता बन जाएंगे। जीतने वाला बनाम हारने वाला, विनर वर्सेस लूजर्स। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम प्रोग्राम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए यह काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है ये मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद ये काम किया जा सकता है,
हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था। हारने वाले से कोई गलती होती है तो वह कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वायदे करता है। जीतने वालों की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, हारने वाला संभावनाओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत में विश्वास करता है, हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते कल को देखता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले तपस्वी जैसा होता है, हारने वाला तापमापी थर्मोमीटर जैसा होता है। जीतने वाला सोच कर बोलता है, हारने वाला बोल कर सोचता है। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है, हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर तर्क पेश करता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों वैल्यूज पर मजबूती से टिका रहता है पर छोटी मोटी चीजों पर समझौता कर सकता है। हारने वाला छोटी छोटी बातों पर अड़ जाता है लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरे की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है। वो मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते। हारने वाला इसमें विश्वास करता है कि दूसरे तुम्हारे साथ कुछ करें उससे पहले कि तुम उस काम को कर दो। जीतने वाला काम को अंजाम देता है, हारने वाला काम के होने का इंतजार करता है। जीतने वाला जीतने की योजना बनाता है और तैयारी करता है। तैयारी ही मूल मंत्र है। जरूरी कदम एक्शन स्टेप। असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। इसे कहा है बेवर्ली सिल्स ने। मैं इस अध्याय को उन 8 कदमों से दोहरा के समाप्त करता हूं जिनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। पहला, अच्छी चीजों की तलाश करें। दूसरा, हर काम फौरन करने की आदत डालें। तीसरा, एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं। चौथा, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें। पांचवा, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें। छठा, नकारात्मक असर से दूर रहें। सातवां, जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करने की आदत डालें। आठवां, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। यहीं पर चैप्टर 2 समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।